रश्मि को देखते ही रुद्राक्ष की दादी मुस्कुरा दी। रश्मि उन सब के पास आई और सबसे पहले रुद्राक्ष की दादी के पैर छुए, फिर अधिराज जी और सुगंधा जी के पैर छुए। उसके बाद वो शलाखा जी और बलवंत जी के पास आए और उनके पैर छुए। फिर सुगंधा बोली, रश्मि हमें बहुत खुशी है कि अब से आप और रुद्र हमारे साथ यहाँ रहने वाले हैं। और माँ हम बहुत 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 खुश हैं जो आपने रुद्र को यहाँ पर रहने के लिए रोक लिया। थैंक यू माँ, थैंक यू, सुगंधा जी ने कहा तो शलाखा जी का मुंह चिढ़ गया, लेकिन बलवंत जी ने उनकी हाथ पर अपना हाथ रख उसे शांत रहने का इशारा किया। फिर अपनी माँ की ओर देखते हुए बोले, हाँ माँ, सुगंधा बिल्कुल सही कह रही है। रुद्र को रोककर आपने बहुत अच्छा किया। अब लग रहा है हमारा परिवार पूरा हो गया है। बलवंत जी बोले तो कामिनी और शलाखा जी उन्हें घूरकर देखने लगे। अब आगे। फिर सुगंधा जी मुस्कुराते हुए बोली, वैसे माँ हम सोच रहे थे, रुद्र की शादी में हम सब नहीं थे और ना हम उन दोनों की कोई रस्मों का हिस्सा बन पाए, तो क्यों ना हम रुद्र और रश्मि की पहली रस्म करें। वैसे तो काकी ने सब सही से किया होगा, मतलब गृह प्रवेश से लेकर बाकी सभी रस्मों को उन्होंने अच्छे से निभाया होगा, तो क्यों ना हम भी उन सभी रस्मों को एक बार फिर से जिएं। सुगंधा जी बोली तो रुद्राक्ष की दादी और बाकी सब उनकी तरफ असमझ से देखने लगे। हम कुछ समझे नहीं सुगंधा बहू, रुद्राक्ष की दादी ने असमझ से कहा। मतलब ये कि माँ हम रश्मि की चूल्हा चढ़ाई की पहली रस्म करें, जिसमें रश्मि रुद्राक्ष की पसंद के सारे व्यंजन अपने हाथों से बनाएं। सुगंधा जी बोली तो अधिराज जी और रुद्राक्ष की दादी के चेहरे खिल गए। ये अच्छा कहा आपने सुगंधा बहू। रश्मि बहू अब आप तो समझ ही गई होंगी कि आपकी सास ने आपसे क्या करने के लिए कहा है, तो आपको यही करना होगा और इसमें आपकी सहायता नंदनी कर देगी। वो आपको रुद्र के पसंद नापसंद सभी चीज़ों के बारे में बता देगी, लेकिन बनाने में आपकी कोई सहायता नहीं करेगी। वो सब आपको अकेले ही बनाना होगा, समझ गई आप। रुद्राक्ष की दादी बोली तो ना चाहते हुए भी रश्मि ने हाँ में सिर हिला दिया और नंदनी के साथ चली गई। कुछ देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। नंदनी रश्मि के साथ टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। वहां कामिनी, रितेश, अंगद और रुद्राक्ष नहीं आए थे। वाओ मामी, ये सब आपने बनाया, वो भी इतना सारा। बादाम की खीर, पूरी, मूंग दाल का हलवा, गुलाब जामुन, पनीर की 2 तरह की सब्जी, मिक्स दाल, फ्राइड राइस, मिस्सी रोटी, दही बड़ा, भरवा करेला और जलेबी, इतना सब कुछ आपने बनाया मामी? ऋषि ने चहकते हुए पूछा तो रश्मि ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तो सुगंधा जी बोली, मगर रश्मि बेटा, आपको इतना सब बनाने की क्या जरूरत थी? आप बस रुद्राक्ष की पसंद की कुछ चीजें बना देती तो हमारा काम चल जाता। आपने तो हम सबकी पसंद की कुछ न कुछ बना दिया। आप बेफिजूल में इतना परेशान हो गई, हम बस रस्म ही तो कर रहे थे। सुगंधा जी रश्मि की तरफ देखते हुए बोली, फिर टेबल पर लगे खाने की तरफ देखने लगी। इतनी देर में कामिनी, रितेश और अंगद भी वहां आ गए। डैड, आपको पता है ये सब मामी ने बनाया है? ऋषि ने चहकते हुए रितेश की तरफ देखते हुए कहा और झट से रितेश की गोद में जाकर बैठ गया। नंदनी ने एक पल को रितेश और ऋषि की तरफ देखा, लेकिन फिर अपनी नजरें फेरकर दूसरी तरफ देखने लगी। रितेश ने भी पहले नंदनी को एक नज़र देखा, फिर टेबल पर लगे नाश्ते को देख वो भी मुस्कुरा दिया। रश्मि ने भी ऋषि और रितेश को देखा, फिर नंदनी को देखने लगी। नंदनी की आंखें फिर से भीगने को हो आई थी, लेकिन नंदनी ने जल्दी से खुद को संभाल लिया था और ये बात रश्मि भी समझ रही थी। वहीं दूसरी तरफ अंगद की एकटक नज़र रश्मि के ऊपर ही टिकी थी। वो उसे ऊपर से नीचे बहुत बुरी तरह से देख रहा था, जिसके कारण रश्मि को भी कुछ असहज महसूस हो रहा था। रश्मि को असहज होता देख रुद्राक्ष की दादी ने पूछा, रश्मि बहू क्या बात है, कोई परेशानी है? नहीं दादी माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप खाए, हम आप सबके लिए रसमलाई भी लाते हैं, वो किचन में ही है, रश्मि ने कहा और बिना देरी लगाए किचन में चली गई। उसे किचन में जाता देख अंगद भी उठने को हुआ कि तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। अंगद ने अपनी हाथ की मुट्ठी बांध ली। वो मुस्कुराते हुए वैसे ही बैठ गया। तभी रुद्र, आप आ गए, आइए आप भी बैठिए, देखिए आज आपकी मनपसंद का नाश्ता बना है, और वो भी रश्मि बहू ने अपने हाथों से बनाया है। अधिराज जी मुस्कुराते हुए बोले। तो रुद्राक्ष भी वहां एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। तभी रश्मि रसमलाई लाती हुई दिखी तो सभी एक बार फिर से रश्मि की तरफ देखने लगे। रुद्राक्ष भी रश्मि की तरफ ही देख रहा था। उसे आज रश्मि का ये रूप बहुत प्यारा लग रहा था, जिस कारण वो उस पर से अपनी नजरें भी नहीं हटा पा रहा था।
तभी रश्मि सबको नाश्ता परोसने लगी। रुद्राक्ष और अंगद अभी भी रश्मि को ही देख रहे थे। रुद्राक्ष तो जैसे रश्मि में खोया हुआ सा था। तभी रुद्राक्ष की दादी माँ मुस्कुराते हुए बोली, रुद्र क्या आपको सिर्फ देखकर ही पेट भरना है? रुद्र की दादी बोली ही थी कि सभी रुद्राक्ष की तरफ देख मुस्कुराने लगे। रुद्राक्ष भी मुस्कुराते हुए रश्मि को देखते हुए दादी से बोला, दादी माँ हमारे यहाँ जो खाना बनाता है उसे खाना अपने हाथ से खिलाना भी पड़ता है। रुद्राक्ष ने कहा तो रश्मि अपनी बड़ी बड़ी आंखें कर रुद्राक्ष की तरफ देखने लगी। रुद्राक्ष की बात सुन सभी मुस्कुराने लगे, लेकिन अंगद तो जैसे गुस्से से लाल हो गया था। हाँ हाँ क्यों नहीं, जब बनाया ही इतने प्यार से है तो खिलाने में क्या एतराज? क्यों सुगंधा बहू, दादी माँ ने मुस्कुरा कर कहा। तो सभी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। नंदनी ने भी चहकते हुए कहा, हाँ रश्मि भाभी प्लीज खिलाए ना। ऋषि भी उन सब में शामिल होता हुआ बोला, दादी माँ क्या मामी रुद्र मामू को अपने हाथों से खिलाएंगी जैसे माँ हमें खिलाती हैं? ऋषि के पूछने पर सब हंसने लगे। रुद्राक्ष की दादी माँ हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ वैसे ही जैसे आपकी माँ आपको खिलाती है। तब तो रुद्र मामू को मामी की गोद में बैठना होगा, क्योंकि मैं भी माँ के गोद में ही बैठकर खाता हूँ। ऋषि की बात सुन सबके मुंह खुल गए, कुछ को तो खांसी आने लगी। रुद्राक्ष रश्मि को देखकर मुस्कुराने लगा, मगर रश्मि उससे नजरें चुरा रही थी। ये सब देख और सुनकर अंगद को अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर सबके होते हुए उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था। तभी नंदनी भी मुस्कुराते हुए बोली, ऋषि तुम्हारी बात एकदम ठीक है, मगर यहाँ केस थोड़ा उल्टा है। वो क्या है ना, आपके रुद्र मामू आपकी मामी से बड़े हैं तो वो उनकी गोद में नहीं बैठ सकते, लेकिन माँ हम तो हमेशा से ही आपकी गोद में बैठकर ही खाता हूँ, तो रुद्र मामू क्यों नहीं? ऋषि ने पूछा। इस पर सब क्या जवाब दें ये किसी को नहीं सूझ रहा था, मगर रुद्राक्ष बस रश्मि को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। तभी रितेश अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, ऋषि ये क्या बात है, आप क्यों जिद कर रहे हो? आप अभी छोटे हो इसलिए चुपचाप खाना खाओ। रितेश ने ऋषि को थोड़ा डांट दिया था, जिससे ऋषि का मुंह लटक गया था, लेकिन फिर चुपचाप खाना खाने लगा था। धीरे धीरे सबने खाना खाया और वहां से उठ गए, सिवाय रुद्राक्ष, रश्मि और अंगद के। अंगद अब भी गुस्से से रुद्राक्ष को घूर रहा था। युवराज अंगद अगर आपका हो गया हो तो आप जा सकते हैं, क्योंकि वो क्या है ना, हमारी बीवी हमें अपने हाथों से खाना खिलाना चाहती है, जो आपके सामने होने से असहज हो रही हैं। सो प्लीज, रुद्राक्ष ने बिना अंगद की तरफ नजर किए हुए कहा। तो अंगद गुस्से से उठ खड़ा हुआ और वहां से चला गया। बीवी, बहुत भूख लगी है, अंगद के जाते ही रुद्राक्ष बोला, लेकिन उसकी नजरें अब भी रश्मि के ऊपर ही थी। रुद्राक्ष के नजरों की तपिश रश्मि से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर भी खुद को संभालते हुए बोली, आपका नाश्ता आपके सामने ही रखा हुआ है, खा लीजिए। कहकर रश्मि जाने लगी तो रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया और फिर बोला, वैसे बीवी मैं सोच रहा था कि हम ऋषि की बात को फॉलो क्यों नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा करते हैं। आप हमारी गोद में बैठ जाए, फिर अपने हाथों से खिलाए हमें, क्या कहती हैं आप? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, चुपचाप बैठकर खाना खाए और जाए यहाँ से। रश्मि बोली और जाने लगी, लेकिन रुद्राक्ष ने कसकर उसकी कमर को पकड़ अपने गोद में बैठा लिया और बोला, अब खिलाएं हमें, क्योंकि आप हमें बिना खिलाए नहीं जा सकती। नहीं हम नहीं खिलाएंगे, रश्मि ने उठने की कोशिश करते हुए कहा। तो बैठी रहिए हमारी गोद में ऐसे ही, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुद्राक्ष बोला और उसे देख मुस्कुराने लगा। रश्मि आंख फाड़े उसे देखती रही और फिर ना चाहते हुए भी रश्मि उसे अपने हाथ से खिलाने लगी। वहीं पिलर के पीछे खड़ा अंगद ये सब देख एकदम से बौखला गया था और सीधा अपने कमरे में आकर तोड़फोड़ करने लगा, जिसकी आवाज सुन कामिनी, शलाखा और बलवंत जी भी आ गए। अंगद को सभी सामान तोड़फोड़ करता देख तीनों परेशान हो गए। कामिनी, बलवंत और शलाखा जी तीनों भागते हुए आए और अंगद को तोड़फोड़ करने से रोकने लगे। तोड़फोड़ करने के कारण अंगद के हाथ में भी लग गया था, जिस कारण उसके हाथ से खून आने लगा था। कमरे में फर्श पर हर तरफ तोड़फोड़ के कारण कांच बिखरा हुआ था। क्या कर रहे हो, रुको, शलाखा जी आकर बोली। रुको भाई, आपको लग गई है, कामिनी भी उसे रोकते हुए बोली। रुको अंगद, पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो? बलवंत जी उसकी बांह पकड़ उसे रोकते हुए बोले। हाँ हाँ पागल हो गया हूँ मैं, उस रुद्र को खुश देखकर यहाँ दुखता है।
अपने दिल की तरफ उंगली करके कहता है अंगद, उसकी खुशी मुझे दर्द देती है डैड, क्या करूं मैं, जब भी उसे मैं रश्मि के साथ खुश देखता हूं बहुत जलन होती है। वो मुझे चाहिए डैड, आई वॉन्ट हर, कहकर अंगद अपना चेहरा घुमा लेता है। बलवंत जी उसे शौक नजरों से देख रहे थे। अंगद ये तुम, बलवंत जी बस इतना बोल पाए तो कामिनी तुरंत बोली, कुछ नहीं डैड, भाई का पागलपन है रश्मि के लिए, कामिनी ने कहा तो अंगद घूरकर उसे देखने लगा। अंगद को ऐसे घूरते देख बलवंत जी उसे अपनी ओर घुमाते हुए बोले, उसे छोड़ो, हमारी तरफ देखो अंगद, कामिनी जो कुछ भी कह रही है क्या वो सच है, क्या तुम। बलवंत की बात पर अंगद सिर झुकाए हुए, डैड वो मैं कि तभी चटाक बलवंत जी जोर से अंगद के गाल पर थप्पड़ मार देते हैं। कामिनी और शलाखा जी दोनों के हाथ उनके मुंह पर आ गए। डैड ये आप क्या, कामिनी बोली ही थी कि बलवंत जी जोर से बोले, तुम चुप रहो कामिनी, तुमने कुछ कम गलतियां नहीं की है। पहले तो तुमने नंदनी के पति से शादी कर वैसे भी हमारा सम्मान घटा दिया है, और अब जो कुछ बचा खुचा है वो ये तेरा भाई पूरा कर रहा है। बलवंत के कहते ही कामिनी एकदम से चुप हो गई। तभी शलाखा जी बोली, बलवंत जी आप अंगद को थप्पड़ कैसे मार सकते हैं, जो भी है वो हमारा बेटा है। रुद्राक्ष की गलती की सजा आप अंगद को नहीं दे सकते, रुद्राक्ष की गलती की सजा, रियली, कहकर बलवंत जी कमरे से बाहर चले गए। उनके पीछे कामिनी भी कमरे से निकल गई, उसकी आंखें भरी हुई थी। कामिनी के जाने के बाद शलाखा जी अंगद के चेहरे को छूने की कोशिश की तो अंगद ने कहा, मॉम आप भी अब जा सकती हैं, मुझे अकेला छोड़ दें, कहकर अंगद बालकनी की तरफ बढ़ गया। शलाखा जी बस उसे देखती रही, फिर कमरे से बाहर निकल आई। दूसरी तरफ रश्मि कमरे में थी। जब वो अपने कपड़े जमा रही थी तभी नंदनी ने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दिया, साथ में ऋषि भी था। क्या हम अंदर आ सकते हैं, नंदनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो रश्मि ने पलटकर उस ओर देखा और बोली, नंदनी आप वहाँ क्यों खड़ी हैं, आइए अंदर आइए। रश्मि ने अंदर आने को कहा तो ऋषि भी नंदनी के साथ अंदर आ गया। अरे यहाँ ये नटखट महोदय भी आए हैं, कोई बात नहीं, वैसे हमारे पास आपके लिए कुछ है, कहकर रश्मि ने उसकी नाक हल्के से दबा दी। आउच, ऋषि के मुंह से निकला और अपनी नाक सहलाने लगा, लेकिन तब तक रश्मि अपने बैग से 2 चॉकलेट लेकर आ गई थी। ये लीजिए आपके लिए नटखट महोदय, कहकर रश्मि ने उसे अपने गोद में बैठा लिया। नंदनी हल्के से मुस्कुरा दी। रश्मि ने नंदनी की ओर देखा तो वो उन दोनों को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। ऋषि आपको गेम खेलनी है, रश्मि ने मुस्कुराते हुए पूछा तो ऋषि ने झट से हाँ में सिर हिला दिया। तो रश्मि उसे कमरे में एक और ले गई और उसे टीवी पर वीडियो गेम लगा दिया, जिसमें ऋषि व्यस्त हो गया। फिर रश्मि नंदनी के पास आई और मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गई। दोनों एकदम चुप थी, क्या बात करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी रश्मि ने ही पहल करते हुए पूछा, नंदनी आप ठीक हैं, क्योंकि हमने देखा था आपको रितेश जी और ऋषि की ओर नम आंखों से देखते हुए, और फिर रितेश जी को आपकी तरफ देखते हुए भी। नंदनी पलटकर रश्मि की ओर देखने लगी, लेकिन फिर पलटकर सामने ऋषि की ओर देखने लगी, जहां ऋषि टीवी पर वीडियो गेम खेल रहा था। नंदनी के कुछ ना बोलने पर रश्मि फिर बोली, आप आज भी रितेश जी से प्यार करती हैं, रश्मि ने पूछा तो नंदनी झट से रश्मि के गले लग गई, मगर कुछ बोली नहीं, उसकी आंखें नम हो गई थी। नंदनी हम जानते हैं आपका यूं उन्हें अपनी आंखों के सामने हर रोज देखना, वो भी किसी और के साथ आपको कितना तकलीफ देता होगा, हम समझ सकते हैं। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास आपका ऋषि है जो आपसे बहुत प्यार करता है। रश्मि ने कहा तो नंदनी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, यही सोचकर तो हम जी रहे हैं भाभी, वरना तो हम कब के मर जाते। नंदनी बोली तो रश्मि ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, आज बोल दिया फिर मत कहिएगा, क्योंकि हमें आप भी उतनी ही प्यारी हैं जितना कि ऋषि। जारी है। लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।